हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएससी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2010 का पेपर शुरू कराने वाला हूं, वो भी भौतिक विज्ञान का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y होता है अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अनुदैर्ध्य, ये अनुदैर्ध्य है, ये होता है विकृति। ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और इसका फार्मूला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है F अपान ए, अनुदैर्ध्य विकृत होता है डेल्टा L अपान L। ठीक है, ये हो जाएगा FL अपान डेल्टा L इंटू ए। ठीक है, डेल्टा L क्या होता है, लंबाई में वृद्धि। जैसे मान लीजिए ये कोई दृढ़ आधार है, यहाँ से कोई तार हम लोग लटका रहे हैं। अच्छा, तार को लटकाते हैं जब भी तो उस पर एक गुरुत्वीय बल कार्य करता है। अच्छा, गुरुत्वीय बल होता है m×g के बराबर। ठीक है, जब इस पर एक गुरुत्वीय बल कार्य करेगा तो इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। अगर मान लीजिए वृद्धि l है और इसकी प्रारंभिक जो लंबाई थी वो है डेल्टा l। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि डेल्टा l अपान प्रारंभिक लंबाई L के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृत कहते हैं। ठीक है, ये है विकृत। ठीक है, और इस पर लगने वाला फोर्स जो होता है F। ठीक है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस जो तार है, तार का जो क्षेत्रफल होता है ये गोला A, यानी फोर्स और अपान एरिया के अनुपात को हम लोग कहते हैं प्रतिबल। क्या होता है, प्रतिबल। अच्छा, फोर्स है क्या, फोर्स है mg, एरिया क्या है, ए है, यानी पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो mg अपान ए इंटू डेल्टा एल अपान एल, या यूँ कहें एफ अपान ए डेल्टा एल अपान एल। ठीक है, यानी प्रतिबल अपान विकृत, ये है पूरी विकृत, ये है प्रतिबल। प्रतिबल अपान विकृत के अनुपात को हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये एफ एल अपान डेल्टा एल इंटू ए आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया सिर्फ इसका विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र निकाल लें और इसका विमीय सूत्र निकाल लें तो भाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र निकल जाएगा। लेकिन विकृत का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, तो सिर्फ प्रतिबल का होता है। और प्रतिबल बराबर क्या होता है, एफ अपान ए, यानी नीचे इसको हटा देंगे, ऊपर F अपान ए लिखेंगे। ठीक है, और ये है फोर्स, नीचे है एरिया। फोर्स का विमीय सूत्र होता है ML_T-2 और एरिया होता है, एरिया का विमीय सूत्र L स्क्वायर। अच्छा, एक L से यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का नीचे वाला L ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ML−1T-2। क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पर? हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार है सेकंड कि निम्न में से कौन सा संबंध प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा घनत्व के लिए सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होता क्या है, y होता है, इसका फार्मूला y इंटू ए एल स्क्वायर अपान एल। ठीक है, y क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, ए क्या एरिया है, एल क्या है लंबाई में वृद्धि, और ये है प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, या प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा का घनत्व का फार्मूला होता है 1/2 प्रतिबल, ठीक है, इंटू विकृत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा है। देखिए, 2 क्वेश्चन लगातार पूछ लिया गया। ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है। या u होता है 1/2, अगर हम विकृत से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये प्रतिबल है तो ये हो जाएगा ऊपर विकृति का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे विकृत से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे भी हमने विकृत से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, विकृत से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखियो, प्रतिबल अपान विकृत को हम लोग क्या कहते हैं, अभी यहाँ पर सिखाया हमने। प्रतिबल अपान विकृत को क्या कहते हैं, y, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यानी u हो जाएगा 1/2 यंग प्रत्यास्था गुणांक, जिसे हम लोग y कहते हैं, इंटू विकृत का स्क्वायर। ठीक है, क्या ये है यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृत का स्क्वायर, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पर ये है 1/2 प्रतिबल इंटू विकृत। ठीक है, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृत। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि पी प्रकार के एसआई अर्धचालक को बनाने के लिए हमें शुद्ध एसआई में
अपमिश्रित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए हमें एल्यूमिनियम की आवश्यकता होती है, Al, क्योंकि Al का जो संयोजकता होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो 3 होती है, तो 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 संयोजक बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 होता है, लेकिन एक क्या होगा, वो नहीं बनाएगा, तो वहाँ पर खाली स्थान हो जाता है, जहाँ पर जिसे हम लोग कोटर कहते हैं, और जहाँ पर कोटर होता है वो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम का हम लोग योग करेंगे। ठीक, उसके बाद है ताप की बढ़ने पर चालक तथा अर्धचालक की चालकता क्या होगी। तो समझ लीजिए, हमेशा के लिए याद रखना कि ताप बढ़ने पर चालक की जो चालकता होती है वो घटती है, लेकिन अर्धचालक की हमेशा और हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, कि लाइमन सेरेडी सतत स्पेक्ट्रम है कि पाषाण सेरेडी अवरक्त रेखीय स्पेक्ट्रम। तो चलिए इसको हम लोग नहीं, आइए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यह कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो लाइमन सेरेडी होता है, ठीक है, लाइमन सेरेडी, ठीक है, लाइमन सेरेडी जो होता है वो पराबैंगनी के लिए होता है। ठीक है, ये पराबैंगनी है। लाइमन सेरेडी पराबैंगनी, लाइमन के बाहर आता है बामर। ठीक है, बामर जो होता है वो अदृष्ट के लिए होता है, तो लाइमन बामर, उसके बाद पाषाण। ठीक है, पाषाण जो होता है वो अवरक्त। याद रखना, हमेशा के लिए कुछ भी पूछ सकता है, ये तीनों तो याद ही रखना, बस यही तीनों पूछेगा, लाइमन बामर पाषाण। ठीक है, फुंट ब्रैकेट ये सभी आते हैं, लेकिन इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लाइमन सेरेडी पराबैंगनी बामर अदृष्ट पाषाण अवरक्त। ठीक है, हमेशा के लिए याद रखना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, पाषाण सेरेडी अवरक्त के लिए, तो पाषाण सेरेडी हमने अवरक्त के लिए बताया था, में रेखीय स्पेक्ट्रम होती है, यही सही होगा। बामर सेरेडी पराबैंगनी, बामर सेरेडी नहीं, लाइमन सेरेडी होता है स्पेक्ट्रम सेरेडी को तरफ फोड़ हाइड्रोजन, ये भी गलत है। ठीक है, कौन सा सही, लाइमन सेरेडी सतत स्पेक्ट्रम, ये भी गलत है। ठीक है, तो बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। 10 ग्राम के एक कण को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब कण के ऊपर जाने के समय में गुरुत्व बल द्वारा कृत कार्य होगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई ये 100 ग्राम का एक कण को 5 मीटर प्रति सेकेंड, मान लीजिए कोई कण है, ठीक है, इसका द्रव्यमान है 100 ग्राम, और 100 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे 0.1 kg हो जाएगा। ठीक है, 0. इसको ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं। ठीक है, जब ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं, मान लीजिए d डिस्टेंस तक ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं h मैक्स। अच्छा, जब h मैक्स यानी महत्तम ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो होगी फाइनल वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एच इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, नहीं, ये वाला फार्मूला लगा लीजिए आप, वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, तो एच मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपान 2g। ठीक है, तो कितना ऊंचाई तक गया, यानी एच मैक्स है। अच्छा, यू स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रख देंगे, यू स्क्वायर की वैल्यू है, वेलोसिटी इसकी दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 × 5, ठीक है, 2 × 10, ठीक है, 10 दूना 20 हो जाएगा। ऊपर कितना है 25, नीचे है कितना 20। ठीक है, तो एच मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 1.25 मीटर। ठीक है, एच मैक्स की वैल्यू हो गई 1.25 मीटर। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, तब कण के ऊपर जाने के समय में गुरुत्व बल द्वारा कृत कार्य। ठीक है, कृत कार्य जो होता है W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। फोर्स इस पर क्या होगा, फोर्स वही होगा mg का। ठीक है, और d जो हमें मिली गया है, ठीक है, क्या ऊंचाई, ये दूरी, ठीक है, कॉस थीटा। अच्छा देखो, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इस पर एक बल नीचे की ओर लग रहा है, क्या mg लग रहा है। ठीक है, और देखो दूरी तो इधर बढ़ रही और फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल डिस्टेंस और फोर्स का, अच्छा W बराबर होता है
एफ डॉट एस, इसे अपने नोट्स में भी बताया आप लोगों के लिए, ठीक है। फर्स्ट आपने अगर वो वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा जिसमें हमने बताया था वो, अरे कार शक्ति ऊर्जा, ठीक है, कार शक्ति ऊर्जा में हमने बताया एफ डॉट डी एस इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। जब एफ और एस एक ही दिशा में होते हैं तब मैक्सिमम वर्क होता है, अगर अपोजिट हो जाता है, ठीक है, तो माइनस एफ एस हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा यहाँ पर कॉस 180 रख देंगे, तो ये डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है, यही दूरी एच है, ठीक। अच्छा, एफ की वैल्यू क्या रखेंगे हम, एफ की वैल्यू होती है एम जी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है एम जी, तो 0.1 इंटू 10, ठीक है, इंटू 1.25, ठीक है, 1.25, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा 10 से 1, ये इस पॉइंट से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा -1.25। क्या -1.25 वही ऑप्शन में है, तो हाँ ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। अच्छा, हम ऐसा ना करके ये भी कर सकते हैं, हमने बताया है आपको, शायद नोट्स में भी बताया आपको कि वर्क डन इट इज इक्वल टू चेंज इट इज काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। कार इसकी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। अच्छा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, प्रारंभिक में इसकी गतिज ऊर्जा जब यहाँ पर 0 रहेगी, ठीक है, तो फाइनल में इसकी गतिज ऊर्जा, या हम कह सकते हैं इसका वेग इनिशियल में है, अच्छा प्रारंभ में कुछ वेग दिया गया है तो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा 0 नहीं होगी, अंतिम में इसका वेग 0 है तो अंतिम में इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, ठीक है। तो प्रारंभ में इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी हाफ एम यू स्क्वायर होगा, ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, डब्ल्यू, और फाइनल जो हो जाएगा 0, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। तो हाफ एम, मास दिया है 0.1 और वी का मान दिया है 5, ये हो जाएगा 5 25, ठीक है। अच्छा 5 25 हो गया, ये 0.1, इसको लिख सकते हैं 0.1 को 1/10, ठीक है, ये है 1/10, 25/2, 25/2 को लिख सकते हैं 1.25, 1.25 नहीं, इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 12.5, ठीक है, 1.25 नहीं, क्योंकि 25 का आधा हो जाएगा 12.5, ठीक है, 12.5, और इंटू है नीचे 1/10, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट एक आगे घिसक जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1.25। देखिए ये भी किसके बराबर, वर्क डन, ठीक है, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट के एक ही दिशा में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्क डन जो फोर्स नीचे लग रहा है और बॉडी ऊपर की ओर मूव कर रही है, इसलिए ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से भिन्न अपवर्तनांक वाले दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से क्या बदलता है। तो ध्यान रखिए कभी भी हमेशा के लिए, तो इसकी जो आवृत्ति होती है n, यही चेंज नहीं होता है, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई है, कौन कौन चेंज हो रहा है, क्या परिवर्तित होगा, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ पर, मतलब ये तीनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा ये दोनों, यही डी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दी गई सारणी किस लॉजिक गेट के लिए सत्य है। अच्छा, यहाँ पर ए बी, ए प्लस बी इट इज इक्वल टू एक्स, 0 0 ये भी ऐड हो गया, 0 1 ये भी 1 ऐड हो गया, 1 0 ये भी 1, जब सभी ऐड हो जाता है तो वो और गेट हो जाता है, बी वाला, ठीक है। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई यहाँ पर जो होगा फर्मी, क्योंकि फर्मी बराबर 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर बराबर होता है। ट्रांसफार्मर की कुंडली को क्या कम करने के लिए नर्म लोहे का बनाया जाता है। अच्छा, नर्म लोहे का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसके शैथिल्य जो हानि होती है उसे कम करने के लिए, तो ऑप्शन ए वाला जो होगा हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, निर्वात में एक चाल निम्न द्वारा प्रदर्शित होगी। अच्छा, आपने मैग्नेटिक में पढ़ा होगा और वहाँ पर इलेक्ट्रिक में, विद्युत में, ठीक है, विद्युत में आपने पढ़ा होगा सी टी इक्वल टू होता है 1/√μ0 ठीक है, ये सी की वैल्यू होती है। इस तरह कोई ऑप्शन होगा तो वो राइट हो जाएगा, विद्युत में है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, ये वाला डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किरचॉफ का नियम डेल्टा आई टी इक्वल टू 0 किसी संदर्भ पर किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है।
ठीक है। तो जो किरचॉफ का नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है। बर्नौली सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? अच्छा, बर्नौली का सिद्धांत क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? हमने पढ़ा है P इट इज इक्वल टू, हमने ये भी बताया है, अपने नोट्स में बताया है, P इट इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो जी एच इट इज इक्वल टू नियतांक। ठीक है, इस तरफ फार्मूला हमने दिखाया है। नियतांक मतलब सेम यही वैल्यू इधर भी होगी। ठीक है, अगर इधर P1 होगा तो इधर P2 होगा। ठीक है, हाफ रो 1 होगा इधर रो 2 होगा। ठीक है, अगर सेम क्या है कि लिक्विड सेम है तो भाई रो नहीं चेंज होगा। ठीक है, V1 यहाँ पर V2, यहाँ पर H1, यहाँ पर H2। ठीक है, इसका मतलब ये सभी क्या है, ऊर्जा है। P क्या है, प्रेशर है। ये हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थित ऊर्जा है। ये सभी ऊर्जा हैं, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आपतित फोटान के आवृत्त और कार फलन क्रमशः V और फाई नॉट है। यदि देहली आवृत्त V नॉट हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक शर्त है। अच्छा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक शर्त का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, वो फार्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, ये देहली आवृत्ति होती है। अगर, ठीक है, ये वाली आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से अधिक है तब गतिज ऊर्जा जो होगा वो धनात्मक होगा, और गतिज ऊर्जा धनात्मक होता है तभी तो क्या करता है, वो प्रकाश का उत्सर्जन करता है फोटान का। ठीक है, कार फलन क्रमशः V नॉट और देहली आवृत्त V नॉट हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक शर्त जो होगा ये वाला। ठीक है, फोटान की आवृत्ति जो बड़ी होगी देहली आवृत्ति से। ठीक है, V इट इज ग्रेटर देन V नॉट। ठीक है, क्योंकि इस रिलेशन से यहाँ पर देखेंगे हम ना, कहाँ गया रिलेशन, ये वाला रिलेशन। ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये फोटान की आवृत्ति है, ये देहली आवृत्ति। ठीक है, जब ये ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर मान लो ये वैल्यू ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव में आ जाएगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा नेगेटिव में होती नहीं कभी, तो ये हमेशा पॉजिटिव में होती है गतिज ऊर्जा। तो इसके लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी V का मान बड़ा होना चाहिए V नॉट से। ठीक है, चलो, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ठीक है, तो लेंज का जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संधारित्र की धारिता 20 × 10⁻⁻⁶ फैरेड तथा विभव इक्वल टू 20 वोल्ट है। इसे पूर्ण रूप से अनावेशित करने में मुक्त ऊर्जा होगी। ठीक है, क्या दिया है, C दिया है, V दिया है। अच्छा, तो इसके लिए ऊर्जा हमने बताया है नोट्स में अपने भी, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर। C क्या है, संधारित्र है, V क्या है, वोल्ट है। ठीक है, जब C दिया है, V दिया है, तो C की वैल्यू रख देंगे, V की वैल्यू रख देंगे, इसे सोल्व कर लेंगे, हमें अनावेशित ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा मान लो C ना दिया होता तो, अच्छा C की वैल्यू क्या, Q इट इज इक्वल टू होता है C इंटू V, तो C इट इज इक्वल टू होता है Q अपान V। ठीक है, अगर C ना दिया होता, मान लिए वोल्टेज दिया होता और आवेश दिया होता, तो इसके स्थान पर रख देते 1/2, C के स्थान पर रख दे Q अपान V इंटू V का स्क्वायर, तो V से एक V खत्म हो जाता, ये वैल्यू हो जाती 1/2 QV। ठीक है, ये भी अनावेशित ऊर्जा है, Q इंटू V लिखो, यह हाफ CV स्क्वायर। लेकिन अगर धारिता और वोल्टेज दिया है तो ये फार्मूला, अगर वोल्टेज और आवेश दिया है तो ये फार्मूला। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। घूर्णन करते हुए स्टूल पर बैठे जिम्नास्टिक की भुजाएं फैली हुई हैं। यदि अचानक वो अपने हाथ सिकोड़ लेता है तो क्या इसमें होगा परिवर्तन? कोणीय वेग कम हो जाएगा, जड़ तो आघूर्ण कम हो जाएगा, कोणीय वेग नियत रहेगा, कोणीय संवेग कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कोणीय संवेग कोणीय वेग ये बोला जा रहा है बार बार, तो आइए समझते हैं कोणीय संवेग और कोणीय वेग में रिलेशन क्या होता है। ये होता है कोणीय संवेग ओमेगा इट इज इक्वल टू R होता है। ठीक है, जब कोई जिम्नास्टिक का जो ये व्यक्ति है वो अपने हाथ को अगर फैलाए है ऐसे, अगर वो अपने हाथ को सिकोड़ लेता है, ठीक है, तो त्रिज्य रेडियस जो होती है वो कम हो जाती है। जब त्रिज्य रेडियस कम हो जाएगी, ये इतनी रेडियस है इसकी, तो इसकी त्रिज्य रेडियस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अच्छा, त्रिज्य रेडियस यहाँ से कम हो जाएगी, लेकिन इसके यहाँ पर जो कोणीय संवेग होता है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अब कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कोणीय वेग के पास ओमेगा के पास जाते हैं, कोणीय वेग के पास। ये हो जाएगा L/R इट इज इक्वल टू ओमेगा। अच्छा, जब इसकी R की वैल्यू यानी त्रिज्य रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू कम तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, ओमेगा का मान बढ़ेगा। ठीक है, कोणीय संवेग नियत रहेगा, ओमेगा का मान बढ़ेगा। क्या कोई ऑप्शन है? यहाँ पर बोला जाए कोणीय वेग कम हो जाएगा, गलत है। जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा, अभी इससे नहीं कुछ बोलेंगे। कोणीय वेग नियत रहेगा, नियत नहीं रहेगा क्योंकि बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये नीचे वाला भी कोणीय वेग, ये तीसरा वाला भी खत्म, ए वाला भी खत्म। इसके बाद आते हैं कोणीय संवेग कम हो जाएगा, कोणीय संवेग नियत रहेगा, इससे कोई मतलब है ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आता? ऑप्शन बचा बी। ठीक है, तो यही बी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण इसका कम हो जाएगा। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसे तो हम लोग 9वीं और 10वीं में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा जब ध्वनि स्रोत का वेग, जब भी ध्वनि स्रोत का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो जाएगा, ध्वनि स्रोत का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो जाएगा, तब हमारा डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि M1 M/2 किलोग्राम तथा M2 M किलोग्राम के दो द्रव्यमान धागे से बांधकर हल्की घर्षण रहित गिरने के ऊपर लटके द्रव्यमानों का त्वरण क्या होगा जब वे गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसे अपने नोट्स में न्यूटन के बल में बताया है। इस प्रकार के कई आप लोगों को ऑप्शन बताया है। ठीक है, मान लीजिए ये दृढ़ आधार है, यहाँ से किसी धागे मतलब इनके हैं ये घिरनी है, यहाँ से लटकाया गया है मास को, और ये वाला मास जो है वो है M/2 और ये वाला मास जो है M है। ये मास ज़्यादा है, अगर ये मास ज़्यादा है तो ये वाली जो बॉडी होगी वो नीचे की ओर मूव करेगी, यानी ये द्रव्यमान नीचे की ओर मूव करेगा। अच्छा, कितने फोर्स से? अच्छा, जब कोई द्रव्यमान हमने बताया शुरुआत में लटका होता है कहीं पर, उस पर एक फोर्स लगता है mg का। ठीक है, यानी इसी फोर्स के कारण ये नीचे क्या होगा? मूव करेगा। ठीक है, अच्छा नीचे मूव करेगा, ये धागा है, रस्सी है, तो इस पर एक तनाव आ जाता है, वो तनाव T होता है। अच्छा, तनाव T होगा, यहाँ पर भी लटका है, इस पर भी mg नीचे की ओर लगेगा, बस M/2g। अच्छा, ये नीचे लटक रहा है तो इस पर भी तनाव, रस्सी सेम है तो इसमें टेंशन भी सेम होगा। ठीक है, और जितने त्वरण से ये नीचे आएगा उतने ही त्वरण से ये ऊपर की ओर जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर देखो टी जो, अगर ये दोनों भार बराबर होते हैं, टी क्या करता है? इनको बैलेंस करता है। टी जो कह रहा है इससे इस रस्सी को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, टेंशन को, यानी नीचे की ओर न जाए, और mg जो है इसे नीचे की ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। अच्छा, तो mg जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, किससे? t से, mg माइनस टी। अच्छा, ये दोनों फोर्स हैं, t क्या? टेंशन एक फोर्स होता है, तनाव फोर्स होता है, mg भी क्या है? फोर्स, ये पूरा फोर्स है। अच्छा, फोर्स बराबर क्या होता है? ma के, तो mg माइनस टी इट इज इक्वल टू ma के। ठीक है, इसे रिलेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, इसी तरह इस रिलेशन में बताओ, यहाँ पर ये बॉडी ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर टेंशन फोर्स ज़्यादा होगा, mg कम होगा, तो ठीक है t माइनस M/2g इट इज इक्वल टू M/2, क्योंकि मास इसका M/2 है। अच्छा, त्वरण दोनों में सेम होगा, जितने त्वरण से नीचे आएगा उतने त्वरण से, क्योंकि रस्सी सेम है। ठीक है, जितना ये खींचेगा उतना ही ऊपर जाएगा। t की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा mg माइनस M/2g माइनस M/2a इट इज इक्वल टू ma। ठीक है, क्योंकि यहाँ से t की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिए हैं, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसे इधर भेज देंगे। अच्छा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3mg माइनस mg डिवाइड बाई 2, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ma प्लस ma/2। ठीक है, ये हो जाएगा 3mg से mg, अच्छा ये 2mg हो जाएगा, सॉरी ये 2mg है। ठीक है, 2mg से mg माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा mg/2, यहाँ पर 2ma, और ये हो जाएगा 2ma, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ठीक है, तो 2ma प्लस ma ये हो जाएगा 3ma, और नीचे हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, यहाँ बचा g, यहाँ बचा 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी g/3। क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पर g/3 का? हाँ, ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कोई भी भार हो,
तो इसके लिए रिलेशन यही लगाएं। अच्छा, ऐसा ना करके एक फार्मूला भी इसी से बनाते हैं, m2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 भी हमने शॉर्टकट में वहाँ पर फार्मूला भी बना दिया है इंटू जी। ठीक है, M2 की वैल्यू रखिए, M1 की वैल्यू रखिए। M2 की वैल्यू क्या है, M1 की, इसे M1 इसे M2 मान लें, M2 माइनस M/2, नीचे M1 प्लस M2 कर दीजिए। ठीक है, M प्लस M/2 इंटू जी कर देंगे। ठीक है, अच्छा 2m से m हो जाएगा ये M/2, नीचे हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 ख़त्म, ये m से m ख़त्म, इंटू जी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा g/3। ठीक है, ये हमारा, अगर मान लीजिए ये कोई घिरनी है, ठीक है, यहाँ पर कोई बंदर इस यहाँ पर रस्सी है और रस्सी को किसी बंदर ने पकड़ के लटका है, और सेम उतना ही भार से कोई दूसरा बंदर यहाँ पर है और वो भी इसे पकड़कर रस्सी पर लटके हुए हैं। ठीक है, अगर कोई तीसरा बंदर यहाँ पर जो खड़ा है, ठीक है, वो आके इसका पूंछ पकड़ लेता है और वो भी लटक जाता है। मान लीजिए इसका भार m था और इसका भी भार m था, तभी दोनों लटके हैं, कोई ज़्यादा भार होता नीचे। अगर कोई दूसरा बंदर आया, उसने इसके पूंछ को पकड़ कर लटक गया, ठीक है, पूंछ के पकड़ को लटक गया। अब बताओ ये जो बंदर होगा नीचे की ओर मूव करेगा, तो ये कितनी ऊपर से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो यही रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये m है भार का, ये भी m है, मान लीजिए ये m डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पर टेंशन, सेम यही फार्मूला लगा लीजिएगा, m प्लस m ये टोटल मास हो जाएगा, यानी m प्लस m डैश इंटू जी, और t जो है वो कम हो जाएगा, माइनस टी, इट इज इक्वल टू m प्लस m डैश इंटू ए। जैसे यहाँ पर रिलेशन बनाया था वैसे यहाँ पर, अच्छा ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये हो जाएगा m g, ये क्योंकि t यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो t माइनस एम जी इट इज इक्वल टू एम में दो रिलेशन बना लेना, यहाँ से वो सोल्व कर लेना, t की वैल्यू यहाँ रख से a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम नोट्स जो हमने दिया है उसमें ऐसे बहुत सारे हमने एग्जाम्पल बताया है और ऐसे एकदम चित्र बना बना के नोट्स में बताया है, उससे बाहर नहीं जाएगा, इस समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक गेंद h ऊंचाई से छोड़ी जाती है, यदि प्रत्यावस्थन गुणांक e हो तब गेंद की दूसरी उछाल की लंबाई क्या होगी। अगर जो भी नोट्स मेरा परिचित किया होगा, अगर देख रहा होगा वो, ठीक है, जितना भी नोट्स अभी तक दिया है हमने, देख रहा होगा, जितना भी क्वेश्चन बताया, अगर वो सभी फार्मूला उसमें ना दिया हो तब बताना, और वो सभी एकदम क्वेश्चन सेम वही फार्मूले से, अभी ये क्वेश्चन आ गया, ये भी सेम एकदम वही, ये भी बताया था। ठीक है, ये भी एकदम फार्मूला ही इसका रख दिया है, वही चीज़ आ गया। ठीक है, ये इसका होता है प्रत्यास्थन गुणांक, ई की वैल्यू होती है, हमने नोट्स में बताया है h/h। ठीक है, ये पहले वाली लंबाई है, बाद की लंबाई कितनी हो जाएगी वो h हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि h ऊंचाई से छोड़ी जाती है। ठीक है, जितनी ऊंचाई से छोड़ी जाएगी, अब कितनी ऊंचाई हो जाएगी बोला जाए दूसरी उछाल में, तो ये दूसरी उछाल की ऊंचाई हमने माना h हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो e का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा h/h। ठीक है, तो h इट इज इक्वल टू हो जाएगा e स्क्वायर h। ये फार्मूला ही हमने बताया, सेम वही फार्मूले पे रख दिया। ठीक है, कौन सी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, b वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। दिया है एक घन की भुजा की लंबाई इतना मीटर है, इसका आयतन क्या होगा। तो ये तो सिर्फ फार्मूले पे क्वेश्चन दिया गया है यार। अच्छा, घन का आयतन v इक्वल टू क्या होता है, l इंटू एल, 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि एक कण 2√gh के वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है, जिसमें कि वह h ऊंचाई की दो दीवारों को पार करे और दीवारें एक दूसरे से h दूरी पर हैं, तब प्रक्षिप्त का कोण है। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे हम बता दे रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, फार्मूला लगाना है h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कोण बताइएगा। अच्छा, जब किसी एंगल से फेंका जा रहा है, मान लीजिए ये किसी एंगल से फेंका जा रहा है, तो इधर की ओर हो जाता है u cos थीटा
ऊपर की ओर हो जाता है यू साइन थीटा। अगर ऊपर की ओर जाएगा तो यू साइन थीटा लेंगे। तो यहाँ पर यू है, वहाँ पर रख दीजिएगा यू साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक टी में रिलेशन मिल जाएगा, यानी ये एक समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए के रूप का एक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से x की 2 वैल्यू, यहाँ पर t की 2 वैल्यू मिल जाएगी। उसको फिर t इट इज इक्वल टू अंडर रूट t1 इंटू t2 पर रख के सोल्व कर लेना। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक कण t इट इज इक्वल टू 0 से x इट इज इक्वल टू 0 पर स्थित है तथा वेग v के साथ धनात्मक s अक्ष की अनुदिश गति करता है। वेग v इक्वल टू अल्फा रूट s के अनुसार परिवर्तित होता है। कण की दूरी समय के किस मान के साथ परिवर्तित हो रही है। ठीक है, दूरी x है और t के साथ, यानी x और t में कोई रिलेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है दिया गया है v इक्वल टू अल्फा रूट x। ठीक है, अच्छा v की वैल्यू क्या होती है, ये होती है dx अपान dt। dx क्या है, विस्थापन है, t क्या है, त्वरण है, विस्थापन समय है, विस्थापन अपान समय होता है वेलोसिटी। ठीक है, इट इज इक्वल टू अल्फा रूट x। ठीक है, ये हो जाएगा dx अपान रूट x, ये हो जाएगा अल्फा dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। कहाँ से, x इट इज इक्वल टू, अच्छा x इट इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक है, ठीक, दिया नहीं गया है। तो x इट इज इक्वल टू 0 से x इट इज इक्वल टू x तक हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और इसका हम t इट इज इक्वल टू 0 से t इट इज इक्वल टू t तक का इंटीग्रेशन कर दें। 0 से t और 0 से x, कोई बात नहीं, यानी 0 से x ये dx अपान रूट x, और ये 0 से t अल्फा dt। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से x, ये हो जाएगा x की पावर -1/2। ठीक है, रूट x ऊपर हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा अल्फा। ठीक है, और t का इंटीग्रेशन t, 0 से t यहाँ पर हो जाएगा t। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1, नीचे -1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा अल्फा t, ये हो जाएगा 1/2, यानी x की पावर 1/2, नीचे भी 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा t। ठीक है, अच्छा 2 को हम यहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा x की पावर 1/2, ये हो जाएगा अल्फा t अपान 2। क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसे हटा भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसे भी हटा दो तब भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें x और t में रिलेशन चाहिए। मान लीजिए इधर t है, ठीक है, ये सभी कांस्टेंट वैल्यू हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर यानी 1, इधर हो जाएगा क्या, t का स्क्वायर, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर हो जाएगा। कोई ऑप्शन है, हाँ, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है।